आपको कुछ बुक्स में ये ऐसे थ्योरी ऑफ बेंडिंग नाम से भी टॉपिक दिखेगा, बेंडिंग स्ट्रेसेस या थ्योरी ऑफ बेंडिंग, आप ये लिख सकते हैं। तो बच्चे सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है दिमाग में आपके कि बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस। तो देखिए बेंडिंग का मीनिंग क्या है, ये हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर हमने लोड लगाया और ये बीम बेंड हो गई। तो जब बीम बेंड होगी तो उसमें जो स्ट्रेसेस आएंगे उसको बोलेंगे हम बेंडिंग स्ट्रेसेस। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि बेंडिंग स्ट्रेसेस कितना एक बॉडी में आएगा लोड लगने के बाद। देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बनेंगे और ये बाकी सब्जेक्ट्स में भी बहुत यूज होगा। देखिए व्हेन ए ट्रांसवर्स मेंबर is loaded, हाँ बच्चे, ट्रांसवर्स इसका मतलब होता है वो मेंबर जिसमें लोड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, ट्रांसवर्स। इसको आप लेटरली लोडेड भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है वो मेंबर जिसमें लोड लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगे, ट्रांसवर्स। लिखिए इफ a transverse member is loaded then it bends, वो bend हो जाएगा, then it bends। बच्चे जब कोई बॉडी बेंड होगी, जैसे ये बॉडी बेंड हो रही है, ठीक है, तो टॉप फाइबर पर कंप्रेशन आएगा अगर सैगिंग है और बॉटम पर टेंशन। तो बेंडिंग में क्या होता है, चाहे सैगिंग हो चाहे हॉगिंग हो, कंप्रेशन और टेंशन दोनों आते हैं। देखो देखो व्हेन ए मेंबर बेंड्स, फुल स्टॉप करके लिखना है आपने, व्हेन ए मेंबर बेंड्स both compressive and tensile stresses, when a member bends both compressive and tensile stresses are induced in it, are induced in it, full stop। देखो these stresses, ये जो कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस बेंड होने की वजह से आई है, these stresses are known as bending stresses। These stresses are known as bending stresses। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, हम ये लिखेंगे कि ये जो बेंडिंग स्ट्रेस है इनको हम फाइंड आउट करते हैं, एक इक्वेशन है बेंडिंग इक्वेशन की हेल्प से। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम बेंडिंग इक्वेशन पढ़ेंगे। लिखिए, देखो these bending stresses are determined, these bending stresses are determined using bending equation। These bending stresses are determined using bending equation। ठीक है, अब हेडिंग डालिए बेंडिंग इक्वेशन। बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इस टॉपिक की, ये इक्वेशन अगर हमने सीख ली तो ये पूरा टॉपिक आराम से पढ़ ले जाएंगे हम। बेंडिंग इक्वेशन बहुत सिंपल सा एक डेरिवेशन है, उसको हम समझेंगे, फिर फॉर्मूला आएगा, थोड़ा सा टॉपिक पढ़ेंगे, सेक्शन मॉडुलस एंड ऑल, और उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो पॉजिटिवली ये टॉपिक हम आज खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे कोई भी इक्वेशन कोई भी थ्योरी पढ़ने से पहले
हमें assumptions लिखने पड़ेंगे, तो एक हेडिंग डालिए assumptions। assumptions। बच्चे फर्स्ट assumption लिखिए, material is homogeneous, material is homogeneous and isotropic, material is homogeneous and isotropic। तो बच्चे मटेरियल होमोजीनियस है और भाई साहब आइसोट्रॉपिक है। होमोजीनियस मतलब हर जगह प्रॉपर्टी सेम है, और आइसोट्रॉपिक मतलब हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है। सेकंड लिखिए, मटेरियल, जिस मटेरियल की आप बेंडिंग पढ़ रहे हो, मटेरियल फॉलोज हुक्स लॉ, मटेरियल जो है उस पर हुक्स लॉ वैलिड है। मतलब बच्चे स्ट्रेस क्या है, प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। थर्ड assumption लिखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। लिखिए प्लेन सेक्शन, PLANE, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन, इसका मतलब सीखेंगे, रिमेन्स प्लेन आफ्टर द बेंडिंग, आफ्टर द बेंडिंग। प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन आफ्टर द बेंडिंग। अब देखिए इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कुलर सेक्शन है, ठीक है, ये एक सर्कुलर सेक्शन है। अब हमने इसको बेंड करा, तो बेंड होने के बाद जो सेक्शन है वो सर्कुलर ही रहा, वो ऐसे एलिप्स नहीं हो गया। तो प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन आफ्टर द बेंडिंग का मतलब होता है कि जो शेप थी क्रॉस सेक्शन की, बेंड होने के बाद भी शेप क्या रही, सेम रही, मतलब शियर डिफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इस पॉइंट को लिखने के बाद नोट में लिखिए, इंपॉर्टेंट है। और बच्चों अटेंडेंस लिख दो जो आप नए आए हो, पहले अटेंडेंस लिख लो जो नए बच्चे। वैसे ये लिखना नहीं चाहिए क्योंकि बेंडिंग हो रहा है, टाउ आएगा नहीं। हमने बोला भी है ना, शियर डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जल्दी लिखें। तो बच्चों नोट में अब लिखिए, देखो it implies that shear deformation, it implies that shear deformation, बच्चे shear deformation का मतलब angular deformation। और याद करिए शुरुआत की क्लास में मैंने आपको बोला था कि जैसे ये रेक्टेंगल है, इसका एंगुलर डिफॉर्मेशन हुआ तो ये क्या बन गया, रोम्बस बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, कोई नई फिगर बन गई। तो प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन आफ्टर द बेंडिंग का मतलब शियर डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मतलब बेंडिंग के बाद क्रॉस सेक्शन के शेप में चेंज नहीं आ रहा है। सो इट इंप्लाइज दैट शियर डिफॉर्मेशन इज नॉट अकरिंग, वो नहीं हो रहा है, शियर डिफॉर्मेशन इज नॉट अकरिंग। बच्चे इसी में एक और पॉइंट भी आएगा, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, जब शियर डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है
तो हम ये बोलते हैं कि जो स्ट्रेन आएगा बॉडी में, जो क्रॉस सेक्शन में स्ट्रेन आएगा, एक पॉइंट सुनेगा, ये प्रोपोर्शनल होगा वाई के। या अभी रुक जाइए, चलिए इसको अभी लिख लीजिए, इसको हम थोड़ी देर में समझेंगे। ब्रैकेट में लिखिए ई, ये स्ट्रेन है प्रोपोर्शनल टू वाई। ये वाई क्या है अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, क्योंकि जब आप रिवाइज करेंगे ना तो ये पॉइंट आपको इधर ही क्लियर हो जाएगा। थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी आप ई स्मॉल ई प्रोपोर्शनल टू वाई लिख लो। वैसे ई होता है स्ट्रेन और वाई होता है डिस्टेंस ऑफ द फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। अभी आपको नहीं समझ आ रहा होगा कि न्यूट्रल एक्सिस क्या है, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। ऐसे यही कर सकते हैं। चलो आप ऐसे लिखो, ई इज प्रोपोर्शनल टू वाई। लिखो वेयर ई इज स्ट्रेन where E is strain and Y, small y है ये, and Y is the distance of the fiber, या Y is the distance of the particle. E is the strain and Y is the distance of the particle from the neutral axis. Distance of the fiber from the neutral axis. अब ऑब्वियसली क्वेश्चन ये आएगा कि सर न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है। जैसे बच्चे इधर देखिए आप, ये बॉडी मैंने बेंड करी किसी भी एक सेक्शन पे, किसी भी एक पॉइंट पर, टॉप फाइबर किसमें है, कंप्रेशन में, और बॉटम फाइबर है टेंशन में। तो जैसे हमने ये क्रॉस सेक्शन लिया, टॉप फाइबर कंप्रेशन में है और बॉटम फाइबर टेंशन में, तो कहीं पर बीच में एक ऐसा पॉइंट भी आया होगा जब फाइबर ना ही कंप्रेशन में था और ना ही टेंशन में था। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूं कि कहीं पर वैल्यू +2 से -3 हुई, तो बच्चे बीच में 0 भी हुई होगी। तो अगर सेक्शन में फाइबर कहीं से कंप्रेशन से निकलकर टेंशन में आया, तो बीच में कहीं फाइबर पर ना ही कंप्रेशन था ना ही टेंशन था। ऐसा एक्सिस, ऐसा इमेजिनरी एक्सिस जो उन पार्टिकल से पास हो जहां पर नेट स्ट्रेस 0 है, जहां ना ही कंप्रेशन है और ना ही टेंशन है, ऐसे एक्सिस को बच्चे क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल है ये, ना इसमें कंप्रेशन है और ना इसमें टेंशन है। लिखो नोट करके, मतलब नोट तो चल ही रहा है, इसी में लिखो, एक हेडिंग डाल लो, न्यूट्रल एक्सिस। ये थर्ड एजम्पशन में ही चल रहा है ये पॉइंट। एक इसमें लिखो न्यूट्रल एक्सिस, हेडिंग डाल लो छोटी सी। लिखो इट इज दैट इमेजिनरी एक्सिस, it is that imaginary axis which passes through the points. It is that imaginary axis which passes through the points where the particles are under zero stress, where the particles are under zero stress, particles पर zero stress लग रही होती है, that is I dot E dot, that is particles are neither in compression, that is particles are neither in compression nor in tension. Particles are neither in tension nor in compression. न्यूट्रल एक्सिस पे अभी काफी चर्चा करनी है हमने। ये बात याद रखिएगा, न्यूट्रल एक्सिस हमेशा सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन से पास होगा, हमेशा। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मतलब नोट में ही चल रहा है, ये थर्ड ही पॉइंट चल रहा है अभी। लिखो न्यूट्रल एक्सिस ऑलवेज पासेस, न्यूट्रल एक्सिस ऑलवेज पासेस through the centroid of the section. Neutral axis always passes through the centroid of the section.
तो बच्चे अगर हम देखें हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहला हमने assumption पढ़ा मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। सेकंड हमने पढ़ा मटेरियल फॉलोज हुक्स लॉ। थर्ड हमने पढ़ा प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन आफ्टर द बेंडिंग। इसमें हमने पढ़ा कि शियर डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इसी में हमने पढ़ा कि स्ट्रेन y के प्रोपोर्शनल है। इसी में हमने पढ़ा कि y न्यूट्रल एक्सिस से किसी भी फाइबर का डिस्टेंस है। इसी में हमने पढ़ा कि न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस है जो उन पार्टिकल्स को जोड़ता है जहां पर ना ही कंप्रेशन है और ना ही टेंशन है। और न्यूट्रल एक्सिस कहां से पास होता है? सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन से। फोर्थ अजम्पशन लिखिए। लिखो द मेंबर, जो ट्रांसवर्स मेंबर है, द मेंबर इज अंडर प्योर बेंडिंग। द मेंबर इज अंडर प्योर बेंडिंग। बच्चे याद करिए प्योर बेंडिंग क्या है? जहां पर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा और शियर फोर्स होगी 0। वेरी गुड। फिफ्थ अजम्पशन है बच्चे जो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आएगी, क्योंकि देखिए कंप्रेशन भी हो रहा है और टेंशन भी हो रहा है। हमने पढ़ा था कि यंग्स मॉडुलस कंप्रेशन और टेंशन को रोकने की एबिलिटी है। यंग्स मॉडुलस के बारे में हमने शुरुआत की क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जो स्ट्रेन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? यंग्स मॉडुलस के। तो यंग्स मॉडुलस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को रोकता है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में क्या आ जाता है? कंप्रेशन एंड टेंशन। तो हम ये लिखेंगे कि एज बेंडिंग हो रही है, कंप्रेशन और टेंशन एक साथ हो रहा है, तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दोनों के लिए सेम है। जो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आप कंप्रेशन में रखोगे वही किस में रखोगे? टेंशन में। लिखो फिफ्थ अजम्पशन लिखो। लिखो द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस इज सेम। ये अजम्पशंस क्वेश्चंस बन जाते हैं। The value of Young's modulus is same in compression as well as in tension. In compression as well as in tension. तो बच्चों ये अभी हमने assumptions पढ़े, अब हम डेरिवेशन करते हैं। तो मान लीजिए ये हमारी एक बीम है, एक ट्रांसवर्स मेंबर है NA, ये न्यूट्रल एक्सिस है। अब हमने क्या करा, इस पर एक बहुत छोटा सा एक एलिमेंट देखा, dx लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट देखा हमने। अब y डिस्टेंस पर हमने एक फाइबर देखा RS, एक पार्टिकल है RS नाम से, और ये है P और ये है Q। तो बच्चों PQ एक पार्टिकल है, एक फाइबर है जो कि न्यूट्रल एक्सिस पर है, और न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस नीचे एक और फाइबर है RS। हमें यह पता करना है कि इस RS फाइबर में, इस RS पार्टिकल में कितना बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है। ये हमारा पर्पस है, ठीक है। ये फिगर बनाइए पहले। अच्छा एक चीज और, ये मेंबर प्योर बेंडिंग में है। प्योर बेंडिंग का एक बहुत सिंपल केस आपने पढ़ा है, जैसे जब कैंटिलीवर बीम पर आप मोमेंट लगा रहे थे। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं मोमेंट की डायरेक्शन बदल दूं, मान लीजिए मैंने बोला मोमेंट ऐसे लग रहा है, इस तरीके से लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चे ये एंड फिक्स्ड है और आपने एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगाया। देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये फिंगर ऊपर जा रही है, थंब नीचे आ रहा है, तो ये फिंगर ऊपर थंब नीचे। तो बच्चे ये बीम क्या कर रही है? सैग। ठीक है, ऐसे रट्टा नहीं मारना है आपने, आप बस ऊपर वाले फाइबर को देखो। अगर वो कंप्रेशन में है तो सैगिंग, अगर वो टेंशन में है तो हॉगिंग। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगाने पर ये सैगिंग में आया। तो हमने बस ये मान लिया कि मान लीजिए कैंटिलीवर बीम है, उसके किसी हम पार्ट की स्टडी कर रहे हैं, तो ये जो पार्ट है ये सैगिंग में है, तो इसमें इस तरीके से मोमेंट लग रहा है।
और ये मोमेंट मिलके इस बीम के ऊपर वाले पार्टिकल पर क्या लगा रहे हैं, कंप्रेशन। तो ये बीम किस में आ गई, सैगिंग में। तो ये मोमेंट m लग रहा है, ये हम मान लेते हैं। फिगर समझ आ रही है बच्चों? पहले फिगर बनाओ, फिर ये सब पॉइंट लिख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छा डेरिवेशन है। आज एक बड़ा अच्छी चीज मैं आपको बताऊंगा कि पटरियों का सेक्शन आई सेक्शन क्यों होता है। जो पटरियां हैं, जो रेल्स है, वो आई सेक्शन की होती है। आई सेक्शन का मतलब है, अगर आप पटरियों को देखोगे, और चाहे आप सिविल से हो या मैकेनिकल से, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। पटरियों का सेक्शन इस तरीके से होता है। तो इसका रीजन क्या होता है, ऐसा क्यों बनाया जाता है, इनको डायरेक्टली रेक्टेंगुलर ही क्यों नहीं बना दिया जाता है, क्या रीजन है, वो हम सीखेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है, बट पहले फिगर बनेगी। और जो मैंने आपके एक टाइम पे याद होगा आपसे पूछा था कि ऐसे बेंड होना बहुत आसान है, बट इस बीम को ऐसे बेंड करना बहुत मुश्किल है ना, कि ये ऐसे बेंड नहीं हो पा रही है, बट ऐसे बेंड आराम से होगी। तो इसका रीजन क्या है, वो भी आज हम सीखेंगे। इस टॉपिक में क्या है ना, सीखने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस भी अच्छे बनते हैं, और आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। बस जो आप सीख रहे हैं उसको कोशिश करिए अप्लाई करने की, बेस्ट रिजल्ट आएगा। बच्चों आज हमारी टेस्ट सीरीज आ चुकी है जो कि पीएससी जेई की, जरूर टेस्ट दें। ये काफी टाइम तक रहेगी, इसका मतलब अभी एक भाई मैं निशान सर से पूछ लेता हूँ, बट ये एग्जाम टाइम तक तो है ही। तो आप जरूर टेस्ट सीरीज दें, ठीक है। और उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल वैसे ही बनाए हैं हम सब ने मिलकर कि जैसे एग्जाम्स में आते हैं। तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में वो काफी हेल्पफुल साबित होगा। नहीं, टेस्ट सीरीज एंटायर सब्जेक्ट की, इसको 4 पार्ट में बांटा है हमने, टेस्ट सीरीज 1 2 3 4। तो फुल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज है ये। फुल सब्जेक्ट नहीं मतलब फुल ब्रांच, आपके एंटायर ब्रांच की टेस्ट सीरीज है ये, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए किसी ने पहले से पढ़ रखा हो, वो देना चाहे, बस ये पता करना चाहे कि हाँ अभी कितना आता है, तो अभी पूरी टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। अभी मैं निशान सर से आग्रह करूंगा कि एक बारी वो आके आपको बताए, कि आपको अच्छे से पता भी चल जाए कि क्या है इसमें, कैसे करना है। बट ये टेस्ट सीरीज जरूर दीजिएगा, ये आपको ये बताएगा कि आप कितना प्रिपेयर्ड है। और इसके बाद कमिंग वीक टेस्ट लूंगा मैं, आज टेस्ट पेपर बना के अपलोड कर दूंगा, वो भी एक्टिवेट मंडे को करूंगा उसे। हाँ जी, हाँ वो टेस्ट डिस्कस करना है। मेरा पता है क्या, जैसे मैं सैटरडे लाइव जाता हूँ ना यूट्यूब पर, मेरा मन ये है कि मैं उसको यूट्यूब पर कंडक्ट करा लूँ। तो यूट्यूब पर क्या हो जाएगा, आप लोग भी आराम से अपने घर से बैठ के देख सकते हैं, कोई और बच्चा भी अगर तैयारी कर रहा है तो वो भी देख सकता है। तो उसको एक टेस्ट को पूरा सॉल्यूशन यूट्यूब पे 25 क्वेश्चन है वो उधर ही कर लेंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जैसे पिछले सैटरडे एक सेशन आ गया था यूकेपीएससी का, तो मेरा लाइव सेशन हो नहीं पाया। अभी जो कल सैटरडे है उसमें पूरी कोशिश करेंगे, XYZ रीजन से अगर नहीं हो पाया तो मैं सर से बात करके एक रिकॉर्डिंग सेशन उसका अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बट मोस्ट पॉजिटिवली बाय संडे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो सॉल्यूशन देंगे आपको, ऐसे लिखित सॉल्यूशन नहीं, लिखित में कुछ समझ आता है कुछ समझ नहीं आता है, आपको प्रॉपर उसका एक सॉल्यूशन देंगे वीडियो वाला पूरा। उसमें मैं चमकता हुआ दिखूंगा आपको, पार्लर से होके आऊंगा फाउंडेशन करा के अपने, वो देखिएगा, ठीक है। बच्चे देखो क्या होता है ना, फिक्स्ड बीम को हम ये मान के चलते हैं कि वो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में पढ़ाया जाता है। अब आपने पढ़ रखा है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स आई बिलीव, मान लो वहां क्या बोला सर ने कि सोम में पढ़ेंगे, या क्या पढ़ाया वहां पे या नहीं पढ़ाया, मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बट ये हम मान के चलते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे जो स्टैटिकली डिटर्मिनेट का पार्ट है उसको हम मान के चलते हैं कि वो सोम में पढ़ाया जाएगा, और जो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट होता है उसको हम ये मान के चलते हैं कि वो स्ट्रक्चर्स में पढ़ाया जाएगा। बट जैसे मान लो आपने स्ट्रक्चर्स पढ़ लिया, तो इस कंफ्यूजन में नहीं आपको रखेंगे, एसबीआई थोड़ी है ये कि उस काउंटर पे जाओ वो करेंगे, फिर आप उधर पहुंचे कि नहीं वो वाले करेंगे और आप बस घूम के वापस आ गए। तो ऐसा नहीं करेंगे, अगर सर ने बोला है कि सोम में होगा तो फिर सोम में पढ़ाएंगे बच्चे, वो इसी में आएगा। हाँ, बेंडिंग इक्वेशन में आई आएगा, वहीं पर आप सीखोगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट अभी इस इक्वेशन में ही आएगा। ये इक्वेशन है ना, सिग्मा अपॉन वाई एम अपॉन आई ई अपॉन आर, तो जो आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको तो अभी आप सीखोगे। अब जैसे फिक्स्ड है और कंटिन्यूअस है,
अब इन दो में क्या चीजें हैं, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में फिक्स्ड और इसमें बहुत सारी चीजें होती है। कंटिन्यूअस में तो क्लैपिरॉन्स थ्योरम भी आती है, 3 मोमेंट थ्योरम जिसको बोलते हैं। अब वो मैंने इसलिए बस रोका हुआ है कि आगे आपका सारा कंसंट्रेशन स्टैटिकली डिटर्मिनेट पर है, क्योंकि डिटर्मिनेट आसान होते हैं इनडिटर्मिनेट के कंपैरिजन में। तो जब डिटर्मिनेट में आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ हमें डिटर्मिनेट समझ आ गए, फिर हम इनडिटर्मिनेट पे जा सकते हैं। जैसे फिक्स्ड बीम समझने के लिए पहले आपको सिंपली सपोर्टेड बीम समझ में आनी चाहिए, तभी आप फिक्स्ड समझ पाएंगे, नहीं तो आप फिक्स को नहीं समझ पाएंगे। तो हमने क्या है, या तो अभी ऐसा करते हैं, 1-2 दिन आप पहले अच्छे से अपने सिंपली सपोर्टेड का कंसेप्ट क्लियर कर लो, बीच में एक स्पेशल सेशन रखकर उसमें मैं आपको फिक्स और कंटिन्यूस सिखा दूं। ठीक है, एक स्पेशल सेशन मतलब सर से बात करके कि एक मेरी क्लास जैसे 1 बजे खत्म हुई सोम, और फिर 2 से 3 एक आपका फिक्स्ड बीम का सेशन रखूंगा। पढ़ाएंगे यार, घबराना नहीं है। ठीक है, चेहरे पे ऐसे नहीं आनी चाहिए, ऐसे तो हम आ जाती है ना लाइन की ये क्या हो गया, हमारे पैसे कहाँ बर्बाद हो गए। नहीं नहीं, सब पढ़ाया जाएगा। देखो